तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 4। और हमने अभी तक अपनी प्लेलिस्ट के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 3 तक टोटल सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमने पूरा सिलेबस, उसके साथ हमने पिछले 3 साल के पीवाईक्यू सारे देख लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे चेकआउट करो और उसे पढ़ो। अगर आपने वहां तक पढ़ लिया देन यू कैन कंटिन्यू। तो आज हमारा यूनिट 4 हम पढ़ने वाले हैं, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड। तो इस लेक्चर के अंदर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और सिक्योरिटी क्लाउड को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट कोड है KCS 713। हम इसी सिलेबस को फॉलो करके लेक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। सो लेक्चर 1 के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सो इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट देखेंगे, जो कि हमारा 2023-24 में आया है AKTU में। और हमारा जो इसके नीड, ये सारी चीजें देखेंगे। और फिर हम देखेंगे रिसोर्स प्रोविजनिंग, जो कि हमारा दोनों साल आ चुका है। और फिर हम देखेंगे ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज। मैं सच बताऊं, इसमें से देखो इंपॉर्टेंट तो हमारा इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट है, लेकिन आपका जो ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज है, मुझे लगता है इस बार आ सकता है, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक लगा मैंने जब इसे पढ़ा। और मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो आपको क्या करना है, प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हमारे 10 के कंप्लीट कराओ यार, प्लीज, है ना। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, हम वहाँ पर अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, है ना। और आप नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन के अंदर से भी देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी करे। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि हमारा 2023-24 में आया AKTU के, ठीक है। तो इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? इंटर क्लाउड से आप क्या समझते हो? मतलब बहुत सारे क्लाउड्स हैं, उनके बीच में, है ना, मतलब कि उनके बीच में जो बातें होंगी, उनके बीच में जो शेयरिंग होगी, वो हमारा होता है इंटर क्लाउड। लाइक मल्टीपल क्लाउड्स है, ठीक है, वहां पर वही है इसका मतलब। मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट यूजिंग रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर फ्रॉम मैनी डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। मतलब कि एक क्लाउड प्रोवाइडर की, अब देखो यहाँ तक आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि एक हमारा क्लाउड प्रोवाइडर होता है, एक हमारा कस्टमर होता है। यानी कि एक जना तो जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उन्हें प्रोवाइड कराता है। और जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स होते हैं जो कि उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें कि मतलब एक क्लाउड प्रोवाइडर की जगह हम मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर से रिसोर्सेज को क्या करें, या फिर सर्विस को क्या करें, यूज करें, जिससे कि हम किसी एक पर डिपेंड ना हो। और किसी एक, अगर किसी एक के पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे के पास तुरंत वहां से मिल सके वो, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेज रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो, दिस हेल्प व्हेन वन क्लाउड डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज और रन्स इनटू लिमिट्स अलोइंग इट टू बोरो रिसोर्सेज फ्रॉम अदर क्लाउड, ठीक है। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज एक ही क्लाउड पे मिल जाए, है ना। तो आपको अगर कोई और रिसोर्सेज की नीड है और वो किसी और क्लाउड पे अवेलेबल है तो आप वहां से बोरो कर सको उसे, ठीक है। You can think of it like a group of clouds working together, helping each other out when one cloud can't handle the demand। मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर है ना, मतलब मल्टीपल क्लाउड जो होते हैं ना, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और वो जो पूरा ग्रुप है ना, वो सर्विस प्रोवाइड कराता है किसी यूजर को। तो मतलब अगर किसी यूजर के पास ना, मतलब बहुत सारी, लाइक उसे कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उसे वर्चुअल मशीन्स चाहिए, उसे मेमोरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो मतलब अगर किसी एक क्लाउड के पास ये सारी चीजें नहीं है, और अगर मल्टीपल जो क्लाउड्स हैं वो एक ग्रुप बनकर काम कर रहे हैं, तो वो जो क्या है, सारी रिसोर्सेज जो हैं एक दूसरे से बोरो करके, या फिर मतलब कि उनका यूज करके क्या करा सकते हैं, यूजर को फुलफिल, उसकी जो नीड्स हैं उसे फुलफिल करा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि इसमें क्या होगा कि मल्टीपल जो क्लाउड्स हैं वो एक साथ काम कर कर किसी भी यूजर की जो है नीड को पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, नीड क्या है हमारे इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट की? नीड तो है ही है, क्योंकि एक क्लाउड के पास सारी चीजें नहीं मिल पाती, ठीक है। सो पहला क्या है, रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज। अ क्लाउड माइट यूज अप all its resources और computing power making it unable to serve more customers, ठीक है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उसकी जो सारे रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाए, है ना। और वो जितने भी आपके यूजर्स हैं या फिर और जो कस्टमर्स हैं उन्हें वो अनेबल रहे सर्व करने के लिए, ठीक है। पता है, अवॉइडिंग डाउन टाइम। अगर किसी क्लाउड के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आपके जो सर्वर है वो डाउन हो सकते हैं, आपकी जो ऐप है वो क्रैश हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आप एक सर्वर पे, एक क्लाउड पे डिपेंड ना होके मल्टीपल क्लाउड्स पे डिपेंड रहो, ठीक है। इफ वन क्लाउड हैज अ प्रॉब्लम लाइक डाउन टाइम, बिजनेस कैन स्विच टू अनदर क्लाउड फॉर अनइंटरप्टेड सर्विस, ठीक है।
अब आता है वेंडर लॉक इन। ये जो है ना, जब भी क्लाउड के अंदर आएगा आप उसके अंदर हर में डिसएडवांटेज में लिख सकते हो वेंडर लॉक-इन, ठीक है। वेंडर लॉक-इन एक प्रॉब्लम है। बिजनेसेस डोंट वांट टू डिपेंड ऑन जस्ट वन क्लाउड प्रोवाइडर फॉर एवरीथिंग, ठीक है। इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट लेट्स देम यूज डिफरेंट क्लाउड एंड अवॉइड बीइंग स्टॉक स्टक विद जस्ट वन प्रोवाइडर। तो इंटर क्लाउड से आप क्या कर सकते हो, बेसिक सी बात यही है कि आप एक क्लाउड पे डिपेंड ना रहो, आप मल्टीपल क्लाउड्स का यूज करो, ठीक है। समझ गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आप अपने आप भी लिख सकते हो कि ये फ्लेक्सिबल ज्यादा है, ग्लोबल रीच है, मतलब आपको कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो, बेटर सर्विस है क्योंकि एक क्लाउड से तो बेटर ही सर्विस होगी मल्टीपल क्लाउड्स की। ऑन डिमांड ग्रोथ है, ठीक है, मतलब कि जितना आपको डिमांड है उतना आप ग्रोथ कर सकते हो, है ना, और जब डिमांड नहीं हो उसे लूज या फिर कम कर सकते हो, ठीक है। सो देखो ये तो हो गया हमारे बेनिफिट्स, और आप इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो आप अपने आप लिख देना कि मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें मल्टीपल क्लाउड्स काम करते हैं तो उनकी फुलफिलमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाते कभी कभी, है ना। तो थोड़ा सा ये सब आप लिख देना अपने आप, ठीक है। कॉस्ट कॉस्ट का लिख देना कि थोड़ा कॉस्टली होता है कि अगर मल्टीपल क्लाउड्स की अलग अलग सर्विस यूज कर रहे हैं, ये सब आप अपने आप लिख सकते हो। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट कि ये कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, फेडरेशन एंड मल्टी, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं होता क्या है। टाइप्स आ सकते हैं तो पढ़ लेना। मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर कनेक्ट देयर सिस्टम्स एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। यहाँ पर क्या होता है, जो सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स है ना वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम्स को एक ही जगह कर लेते हैं, ठीक है। और जो सारे सिस्टम से उन्हें भी एक जगह कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जो भी अपने रिसोर्सेज वगैरह हैं वो आपस में आराम से शेयर हो जाते हैं क्योंकि उनने सारी चीजें एक ही जगह कर ली। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज माइट यूज दिस टू कंबाइन देयर क्लाउड फॉर बेटर कॉपरेशन। यहाँ पर क्या है, कुछ गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि आपस में ये वाला जो फेडरेशन क्लाउड है इसे यूज करती हैं, मतलब कि अपने जो सिस्टम्स है उन्हें एक साथ लाकर काम करती हैं और रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर लेती हैं, ठीक है, जिससे कि वो यूजर्स की जो फुलफिलमेंट है वो कर पाए, ठीक है। मल्टी क्लाउड क्या होता है, अ बिजनेस और क्लाइंट यूजेस मल्टीपल क्लाउड्स बट मैनेज देम सेपरेटली। यहाँ पर क्या हो रहा था कि मल्टीपल क्लाउड्स ने क्या कर लिया था कि एक साथ आ गए थे और एक साथ काम कर रहे थे, जिससे कि वो सारे एक ही जगह मैनेज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो बिजनेस या फिर जो भी आपके यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल क्लाउड्स का यूज करते हैं कि मैं ये चीज यहाँ से ले लूंगा, ये चीज यहाँ से ले लूंगा, ये चीज यहाँ से ले लूंगा, और उन सबको सेपरेटली मैनेज भी करते हैं, ठीक है। These cloud don't share resources with each other. Instead, the client manage which cloud to use for what. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स है उन्हें नहीं पता कि वो कैसे मतलब शेयरिंग वगैरह हो रही है। यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट है यानी कि हम लोग जो हैं वो करते हैं। लाइक मुझे स्टोरेज की जरूरत है, मैं AWS के पास गया, मैंने S3 का यूज किया और मैंने स्टोरेज ले ली। अब मुझे लगा कि मुझे वर्चुअल मशीन की जरूरत है, लेकिन वर्चुअल मशीन के लिए मेरे को IBM ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसके प्राइसेस अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने स्टोरेज यहाँ से ले रखी है, वर्चुअल मशीन वहां से ले रखी है, ठीक है। तो वहां पर उन प्रोवाइडर्स को नहीं पता कि हम किसका कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब हम कौन मैनेज करेगा, हम करेंगे, ठीक है। कंपनी माइट यूजेस AWS फॉर स्टोरेज एंड माइक्रोसॉफ्ट अज्योर फॉर कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो प्लीज यार सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अब आता है हमारा हाउ इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर वर्क, है ना। तो बेसिकली ये जो वर्किंग है इसकी चार टाइप्स की होती है ना, चार टाइप की होती है, उसे हम देखते हैं एक एक करके। पहला आता है हमारा पीयर टू पीयर क्लाउड फेडरेशन, ठीक है। सो क्लाउड टॉक्स टू ईच अदर डायरेक्टली विदाउट एनी मिडलमैन टू शेयर रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या होता है कि लाइक AWS है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, वो क्या करेंगे कि आपस में बातचीत कर लेंगे कि हम ऐसे ऐसे चीजें शेयर करेंगे। ये अगर यूजर को जरूरत पड़ेगी तो आप दे देना, ये इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा जो कि उनके बीच में होगा। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली क्लाउड जो है आपस में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा डायग्राम बना के आ सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रलाइज्ड क्लाउड फेडरेशन। यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा सेंट्रल सिस्टम आ जाएगा जो कि जो सारे क्लाउड है उन्हें मैनेज कर रहा होगा, ठीक है, और उनको कंट्रोल कर रहा होगा। हाउ क्लाउड शेयर रिसोर्सेज, ठीक है। डायनेमिक क्लाउड कोलेबोरेशन, ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या है, एक क्लाउड ए, क्लाउड बी है, क्लाउड सी है, क्लाउड डी है, ये सब कैसे बातचीत कर रहे हैं आपस में, सेंट्रल एंटिटी के थ्रू। यहाँ पर कोई होगा, है ना, जो मैनेज कर रहा होगा क्लाउड ए को, क्लाउड बी को, कि लाइक अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो हम इस वाले क्लाउड से लेंगे, लाइक हमें कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो इस वाले क्लाउड से लेंगे। ये वाला क्लाउड यहाँ पर चीजें शेयर करेगा, तो ये कौन बताएगा, सेंट्रल एंटिटी बता रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, इनके डायग्राम याद कर लेना, बनाकर आने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। मल्टी क्लाउड सर्विसेज क्या होता है, अ सर्विस लाइक अ ब्रोकर। यहाँ पर क्या होगा, बीच में भाई एक ब्रोकर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है, जैसे कि
एक हमारा यूजर है, ठीक है, एक हमारा यूजर है, ठीक है। अब यूजर को कोई सर्विस चाहिए, या तो वो डायरेक्ट क्लाउड बी के पास जा सकता है, ठीक है, या तो वो क्लाउड सी के पास जा सकता है, ठीक है। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, लाइक मेरी एक डायरी है यहाँ, डायरी नहीं नोट, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर है ना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारा एक हमारा यहाँ पर यूजर है, ठीक है, लाइक मैं हूँ, ठीक है। और मुझे चाहिए स्टोरेज, मुझे लगता है कि मैं स्टोरेज एडब्ल्यूएस से ले सकता हूँ, और मैं कंप्यूटिंग पावर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टोरेज यहाँ से ले लेता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से ये ले लेता हूँ। मुझे ये पड़ता है लाइक 1200 रुपये में ये पड़ता है मेरा, और ये पड़ता है मेरा 2000 रुपये में, ठीक है। सो मेरे इतने रुपए खर्च हुए, लाइक 3200 रुपये मेरे यहाँ पर लग गए, ठीक है, टोटल। मैंने यहाँ से ले लिया, लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है, बीच में ना एक ब्रोकर मुझे मिलता है, वो बोलता है कि मैं आपको एडब्ल्यूएस की भी सर्विस दे दूंगा, और मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की भी सर्विस दे दूंगा, वही सेम टू सेम, और वही काम मैं आपका 2000 रुपये में कर दूंगा, ठीक है। तो बीच में ये ब्रोकर आ जाता है, जो कि ये काम कराता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ब्रोकर के पास जाऊंगा और ये काम ले लूंगा, भाई मेरा सस्ते में हो रहा है। तो ये ब्रोकर क्या करता है, इन मल्टीपल सर्विसेज को पहले ही रख लेता है, और उन्हें पैकेज एज अ पैकेज प्रोवाइड कराता है आगे, ठीक है। सो ये हमारा ब्रोकर का काम होता है। अब आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं तो आपको अच्छा बता देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर क्या है, अ सर्विस लाइक अ ब्रोकर हेल्प अ क्लाइंट एक्सेस मल्टीपल क्लाउड सर्विस लाइक ऑप्टिमस, सेरेटोस, एंड मेक इट इजियर टू यूज मल्टीपल क्लाउड थ्रू वन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सारा जो आपका ब्रोकर है वो क्या करेगा, आपके मल्टीपल जो आपके क्लाउड्स हैं उन्हें एक ही सिस्टम पे ले आएगा, और आप उन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए, मल्टी क्लाउड सर्विस का ये अम, वो था मतलब, है ना। तो आप ऐसे मतलब समझा के भी आ सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज। यहाँ पर क्या होगा, कोई आपका ब्रोकर वगैरह नहीं होगा, आप मल्टीपल जो क्लाउड हैं उन्हें आप लाइब्रेरीज का यूज करके, लाइक कुछ कोड लिखकर आप उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। उन्हें मतलब एक ही सिस्टम पर लाकर यूज कर सकते हो। और ये इनका कौन यूज करता है, इस वाले का डेवलपर्स यूज करते हैं। डेवलपर्स यूज लाइब्रेरीज, सेट ऑफ कोड, लाइब्रेरीज क्या होते हैं, हमारे सेट ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, टू मैनेज मल्टीपल क्लाउड इन अ कंसिस्टेंट वे, ठीक है। लाइब्रेरीज आपकी क्या करेंगी कि भाई आपका जो आपको हेल्प करेंगे कि मल्टीपल क्लाउड को आप एक ही सिस्टम पे मैनेज कर सको, ठीक है। लाइब्रेरीज लाइक जे क्लाउड एंड अपाची, लाइक जे क्लाउड हमारा जावा के लिए होता है, और अपाचे हमारा पाइथन के लिए होता है। अपाचे लिव क्लाउड लेट प्रोग्रामर्स वर्क विद डिफरेंट क्लाउड यूजिंग द सेम कमांड्स, ठीक है। मतलब कि आप एक कमांड के साथ मल्टीपल क्लाउड के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे चार हो गए, चारों के आप डायग्राम देख लेना। डायग्राम इसमें ऐसा है कि ये पूरा हमारा क्या है, मल्टी क्लाउड सर्विस है। उसके अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं, मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे, और यहाँ पर सेम टू सेम इसी की तरह डायग्राम होने वाला है, ठीक है। सो ये थे हमारे जो वर्किंग थी, मतलब कि ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, आई होप आप, है ना, पूरा क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हमारा ये जो था पूरा कंप्लीट हो गया। 10 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये आप सारी चीजें समझा कर आओगे, ठीक है, समझा कर आओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा रिसोर्स प्रोवाइजनिंग, ठीक है। रिसोर्स प्रोवाइजनिंग होता क्या है, 2022-23 और 2023-24 में आया है। 2022-23 का भी आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको कैसा आया था। तो देखो, रिसोर्स प्रोवाइजनिंग होता क्या है। प्रोवाइजनिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइजनिंग का मतलब ये होता है, कोई भी किसी को अगर नीड है तो उसे फुलफिल करना, ठीक है। मतलब कि किसी को कोई चीज प्रोवाइड कराना। प्रोवाइजनिंग का मतलब आप ये समझ सकते हो, कोई भी चीज प्रोवाइड कराना, ठीक है। वो होता है हमारा प्रोवाइजिंग। और ये क्या है, रिसोर्स, लाइक रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना। रिसोर्सेज को क्लाउड प्रोवाइडर्स यूजर को कैसे प्रोवाइड कराते हैं, उसी को हम कहते हैं रिसोर्स प्रोविजनिंग। प्रोवाइड कराने के बीच में क्या प्रोसेस होता है, लाइक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो कर क्लाउड प्रोवाइडर रिसोर्सेज को यूजर को प्रोवाइड कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स प्रोविजनिंग, ठीक है। रिसोर्स प्रोविजनिंग इज द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन अ क्लाउड इन्वायरमेंट। और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, चूजिंग, लाइक सिलेक्ट करना, डिप्लॉय करना, और मैनेज करना। एक बार आपने जो सर्विस आपको चाहिए वो आपने मतलब सिलेक्ट करनी है, देन उसे वो डिप्लॉय कराएगा, और फिर उसे मैनेज करना, ठीक है, क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर। When an application or user needs resources, the cloud system quickly provides them, ठीक है। ये तो है, होता ही है कि क्विकली आपको प्रोवाइड किया जाता है। This process is important because it ensure efficient use of resources, prevent delays and help keep cost manageable। अब देखो, जब तक अगर आपकी जो रिसोर्स प्रोविजनिंग जो प्रोसेस है, जब तक फास्ट नहीं होगा, जब तक अच्छा नहीं होगा, है ना, जब तक आपको जो चीजें हैं वो इफिशिएंट वे में नहीं मिल पाएंगी, और आपके जो डिलेस हैं वो कम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, ये आता है हमारा, इसका थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर एक हमारा यूजर होता है, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यूजर हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है कि हमें भाई ये चीजें चाहिए,
वो एसएलए के अंदर चेक करता है। एसएलए क्या होता है? हमारा होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। एसएलए एक हमारा होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो हमारे यूजर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में बनता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करा सके, उसकी गारंटी लेता है, ठीक है। लाइक हमारे जो एग्रीमेंट होते हैं ना, उसी की तरह होता है, ठीक है। मतलब कि हम इतनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे इतने दिनों तक, वो होता है हमारा, ठीक है। और कुछ हमारे लिमिटेशंस, इसे चेक करता है सर्विस प्रोवाइडर और इसे रिसोर्स प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें कराते हैं? ये सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। सो आई होप आपको ये तो क्लियर होगा कि रिसोर्स प्रोविजनिंग होता क्या है। इसको आपको एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, मतलब आप लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग, ठीक है। पहला होता है स्टैटिक, डायनेमिक एंड सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग। चलो एक एक करके देखते हैं और इन्हें समझते हैं, ठीक है। पहला होता है क्या? हमारा स्टैटिक प्रोविजनिंग, और इसको हम क्या कहते हैं? एडवांस प्रोविजनिंग। इसमें क्या होता है? हम एडवांस, समझ रहे हो ना, पहले से ही चीजें लेकर रख लेते हैं, है ना। मतलब अभी अगर देखो मैं आपको समझाता हूँ, रिसोर्सेस आर एलोकेटेड इन अ फिक्स्ड अमाउंट बेस्ड ऑन द कस्टमर्स नोन नीड्स। मतलब कि किसी कस्टमर को पता है कि मेरे पास 10 ही यूजर हैं, मैं उन्हीं के लिए सर्विस ले रहा हूँ, और कोई यूजर मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपको कोई भाई जरूरत पड़ेगी तो आप ले नहीं सकते, ठीक है। मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है कि आप पहले ही फिक्स्ड अमाउंट में लेते हो, ठीक है। वर्क्स वेल फॉर एप्लीकेशन विथ स्टेडी रिसोर्सेज नीड। मतलब कि ऐसी एप्लीकेशन के लिए अच्छा है जो कि पहले से ही जिन इस एप्लीकेशन में पता होता है, और उसके अंदर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अप्स डाउन नहीं होते उसके अंदर, मतलब जितने यूजर हैं उतने ही रहते हैं, कम भी नहीं होते हैं, बढ़ते भी नहीं है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इसके अंदर? कैन लीड टू ओवर प्रोविजनिंग और अंडर प्रोविजनिंग। लाइक आपने 100 यूजर्स के लिए ले लिया और आपके पास यूजर 10 ही है, तो वो हो गया हमारा क्या? अंडर प्रोविजनिंग, है ना, कि मतलब कम पड़ गया आपकी जो चीजें हैं। ओवर प्रोविज नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा हो गया ओवर प्रोविजनिंग। लाइक आपके जो यूजर है वो कम है और आपने रिसोर्सेज ज्यादा ले लिए, ठीक है। और हमारा अंडर प्रोविजनिंग में क्या होगा कि आपके यूजर तो ज्यादा है, लाइक 1000 2000 है, और आपने सिर्फ रिसोर्सेज लिए 100 यूजर्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंडर प्रोविजनिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डायनेमिक प्रोविजनिंग। लाइक इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होगा कि आप रिसोर्सेज को रियल टाइम नीड्स के हिसाब से एलोकेट कराओगे। जब इफ डिमांड इंक्रीजेज, जब आप रिसोर्सेज को बढ़ा दोगे, और इफ डिमांड डिक्रीजेज, जब आप रिसोर्सेज के स्केल को डाउन कर दोगे। दिस मेथड फॉलो अ पे एज यू गो मॉडल। लाइक आपने जितना यूज करना है उतना यूज करो और उतना पे करो, ठीक है। आइडियल फॉर एप्लीकेशन विद अनप्रिडिक्टेबल डिमांड, अलोइंग यूजर टू पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज, ठीक है। सो इसमें चैलेंजेस क्या है? रिक्वायर कांस्टेंट मॉनिटरिंग। अगर आपको मतलब डिमांड के हिसाब से चलना है तो आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी। लाइक आपको पता ही नहीं है कब डिमांड ज्यादा बढ़ जाए कब कम हो जाए, तो आपको हमेशा चेक करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। टू अवॉइड ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन को अवॉइड करना है, विच कैन इंक्रीजेस कॉस्ट, ठीक है। सो जो हमारी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है वो थोड़ी सी कॉस्ट को इंक्रीज भी कर देती है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा डायनेमिक प्रोविजनिंग, इसे हम ऑन डिमांड प्रोविजनिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होंगे दोनों। अब आता है हमारा सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग, यूजर सेल्फ प्रोविजनिंग। ये समझो, यूजर कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर थ्रू अ सेल्फ सर्विस पोर्टल। यहाँ पर क्या होता है? आपका यूजर जो है एक अकाउंट बना लेता है अपना सेल्फ सर्विस पोर्टल पर मतलब वहां पर जाकर वो जितनी उसे सर्विस चाहिए वो जब भी मांगता है उसे उतनी मिल जाती है, ठीक है। लाइक इसमें कोई पहले फिक्स नहीं चाहिए, ना ही कोई ऑन डिमांड है। यहाँ पर यूजर जितना बोलेगा उसे मिल जाएगा, लाइक मैनुअल, ठीक है। they can set up an account and pay and resources are provided almost instantly। जब भी मतलब यूजर को रिसोर्सेज चाहिए तो क्या करो कि उसका अकाउंट तो बना हुआ है, पे करो पैसे, जितने आपको रिसोर्सेज की जरूरत है उतने पैसे पे करो, और रिसोर्सेज आपको तुरंत क्या होंगे? प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो चैलेंज क्या आता है? यूजर मस्ट मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। यहाँ पर क्या होगा कि यूजर को अपने आप ही सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जिससे कि वो ओवर स्पेंडिंग को कम कर सके, ठीक है। सो समझ गए ये तीनों जो हमारे टाइप्स थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया था। ये हमारी मेथड्स में भी यही होते हैं, है ना। मेथड्स में भी आप लिख कर आ सकते हो, है ना। दो और ऐड हो जाती है, ये भी आप लिख कर आ सकते हो। ये जो हमारा डिमांड ड्रिवन है, डिमांड जो ड्रिवन है वो हमारा ऑन डिमांड में ही आ जाता है। तो एक इवेंट इवेंट ड्रिवन और आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा 2022-23 में क्वेश्चन आया था कि इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग इन डिटेल, ठीक है। तो एक पहले पूछा था कि डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग को समझाओ और इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग को समझाओ, ठीक है। तो हमने अभी जो टाइप्स पढ़े ये भी अलग से पूछे जा सकते हैं, और अगर रिसोर्स प्रोविजनिंग आता है तो आप यहाँ तक टाइप्स तक बता दोगे। इसके थोड़े से आप वो बता देना यार, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, है ना, तो आपका थोड़ा आंसर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो पहला आता है हमारा डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग होता क्या है।
बिल्कुल हमारा ऑन डिमांड की तरह है, लाइक डायनेमिक प्रोविजनिंग की तरह है। इसमें क्या होता है, इट एडजस्ट रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिमांड। जब ज्यादा डिमांड होती है, जब ये बढ़ जाता है, लाइक व्हेन मोर रिसोर्सेज आर नीडेड दे आर ऑटोमेटिकली एडेड, व्हेन लेस इज नीडेड रिसोर्स आर स्केल डाउन। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह होता है। इसका एग्जांपल ले तो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट और स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, लाइक यहाँ पर कभी भी अगर बढ़ जाते हैं यूजर्स तो अपने आप रिसोर्सेज ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है कि इसमें मॉनिटरिंग का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा है, और ऑटोमेटिक स्केलिंग हो जाती है, और कॉस्ट इफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है, इसके की फीचर्स हैं। आप इन्हें और फर्दर डिवाइड करके और मतलब एक्सप्लेन करके आ सकते हो, है ना, जिससे कि आपका आंसर और बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ऑन डिमांड या फिर डायनेमिक प्रोविजनिंग में, वही आप यहाँ पर भी लिखकर आ सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। होता क्या है, it allocate in response to specific event rather than constant demand monitoring. These event can be scheduled or sudden. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि भाई जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, वहां पे जैसे कि फ्लिपकार्ट है, तो उसे पता है कि हमारा जो ये सेल आने वाली है, इसमें जो यूजर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, या फिर जैसे कि आप कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करो, तो वहां पर कोई अगर नया कोई भी वेब सीरीज आई है, तो वहां पर क्या होगा कि उन्हें पता है कि कोई नई वेब सीरीज आई है, इसकी डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पर यूजर्स इंक्रीज होंगे। तो उसे पता है कि इस इवेंट पर क्या होगा, हमारे जो यूजर्स है इंक्रीज होंगे, तो उसने पहले से सेट कर रखा होगा कि हमें इस इवेंट के लिए हमारी जो रिसोर्स प्रोविजनिंग है वो चाहिए, लाइक उसे मॉनिटर करना है। ठीक है, उसे आपको बढ़ाना है उस समय पर। तो यहाँ पर क्या है कि आप हमेशा मॉनिटरिंग नहीं करोगे, सिर्फ इवेंट पर मॉनिटरिंग करोगे, और अगर सडनली बढ़ जाता है तो जाकर आप तुरंत ले सकते हो। ठीक है, समझ गए। इसके की फीचर्स क्या है, क्विक रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। जैसे इवेंट आएंगे आपके, क्विक रिस्पॉन्स होगा। कुछ प्री डिफाइंड रूल होंगे, तो इसमें मेनली क्या होता है, प्री डिफाइंड रूल्स के अंदर आप कोई भी एक एक्शन या फिर जो ट्रिगर ट्रिगर बेस्ड होता है, इसमें क्या होता है कि आप ऐसा एक एक्शन सेट करके रखते हो कि अगर ये बढ़ जाए तो आप ये जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ा देना। लाइक जैसे कि आपके साइन अप अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो आप रिसोर्सेज को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। ठीक है, मतलब कि ऐसा होता है ना कि इफ और एल्स में क्या होता है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप ये वाला काम कर देना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि आप ट्रिगर बेस्ड होता है ये, लाइक आपके जो साइन अप है इस आपके इस लेवल से ऊपर चले जाते हैं, तो आप क्या कर देना, आप बढ़ा देना। ठीक है, रिसोर्सेज को। ये हमारे इवेंट हो गए। इम्प्रूव्ड सिस्टम इफिशियंसी, आपके जो सिस्टम है उसकी इफिशियंसी को भी इम्प्रूव करता है। ये हमारा कुछ इसके की फीचर्स हो गए। ठीक है, इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग के हमारे जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, शेड्यूल्ड इवेंट एंड होते हैं हमारे अनशेड्यूल्ड इवेंट। शेड्यूल से आप समझते हो कि हमें पहले से ही पता है, हमने पहले से ही शेड्यूल कर रखा है। लाइक हमारा कोई भी स्पेसिफिक इवेंट है, उस पर हमें लाइक कोई भी इवेंट है, लाइक साइन अप बढ़ जाता है ना, तो हम वहां पर हमें पता है कि हमने पहले शेड्यूल कर रखा है, इतने साइन अप अगर बढ़ जाते हैं तो आप क्या करो, हमारा जो रिसोर्सेज है उसे बढ़ा दो, या फिर कुछ टाइम के लिए आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई भी मतलब पूरे टाइम में से कभी भी। ठीक है, अनशेड्यूल में क्या होता है कि आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड जो आपका सडन हो जाता है, मतलब कि आपको पता नहीं होता उस बारे में, वहां पर हमारा जो इवेंट अकर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी कोई सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है हर जगह पर, तो यहाँ पर आपको रिसोर्सेज की नीड होती है, तो आप यहाँ पर जो आते हैं, ये हमारा होता है दूसरा टाइप। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इसके टाइप। यहाँ पर हमारे वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, है ना। आप इसको और मतलब फर्दर डिवाइड करके आ सकते हो, लाइक आपको पता है। ठीक है, आप पहले एक्सप्लेन करो, आप उसके की फीचर्स लिखो, इस की फीचर्स को आप और एक्सप्लेन करो, और फिर आप एडवांटेज लिख दो, आप इसके चैलेंजेस लिख दो, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, इसके में तो इसके टाइप्स भी आ गए, आप इस टाइप्स को भी और मतलब इंक्रीज करके और एक अच्छे से एग्जाम्पल लेकर लिख के आ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज। अभी तक आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना है इसे। ठीक है, पहला हम समझते हैं होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इट इज अ सिस्टम डिजाइन टू ब्रिंग टूगेदर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स। ठीक है, मतलब कि ग्लोबल एक्सचेंज से आप क्या समझते हो कि मतलब जो आपके क्लाउड रिसोर्सेज हैं वो ग्लोबली ग्लोबली जो है एक्सचेंज हो सके। ठीक है, मतलब कि ग्लोबली प्रोवाइड कराए जा सके। ठीक है, तो हमारा एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है जो कि डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स को आपस में काम करने दे। ठीक है, मतलब कि ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है जो कि बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है आपस में काम कर सकें। ठीक है, अनेबलिंग देम टू शेयर रिसोर्सेज डायनेमिकली अक्रॉस मल्टीपल जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, मतलब मल्टीपल जियोग्राफिकल रीजन कहीं पर भी दुनिया में, वहां पे वो अपने रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकें। ठीक है, किसके लिए शेयर करेंगे वो, यूजर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इट अलाउज क्लाउड प्रोवाइडर्स यूजर्स एंड इंटीमेटेड। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया ना, अभी आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इट अलाउज क्लाउड प्रोवाइडर्स
यूजर्स एंड इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर्स, इन तीनों को क्या कराता है, ये अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के लिए और ट्रेड करने के लिए रिसोर्सेज का। ठीक है, मतलब कि जिसकी अगर रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और डायनेमिकली बेस्ड ऑन द सप्लाई डिमांड एंड मार्केट कंडीशन। ठीक है, जो आपके क्लाउड सर्विसेज या फिर जो आपके रिसोर्सेज है उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, उस पर, और जो मार्केट कंडीशंस है उस पर बेस होती हैं। ठीक है, उसी पर उसकी जो प्राइस है वो बनाई जाएंगी कि इतने प्राइस पे वो मिलेगा। ठीक है, अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जैसे हर चीज में होता है। इट हेल्प मेंटेन रिलायबिलिटी इवन ड्यूरिंग साइट स्पेसिफिक फेलियर्स। ठीक है, अगर आपकी एक साइट फेल भी हो जाती है वहां पर भी आपको ये हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक क्लाउड से आपकी साइट फेल हो गई तो आप दूसरे रीजन के क्लाउड से आप उसकी साइट उसकी जो रिसोर्सेज है उसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा इसका एक इंट्रोडक्शन, जिससे आपको ये थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन तो पता चल गया होगा कि भाई होता क्या है ये। ठीक है, अब समझते हैं इसे और। Think of think of global exchange of cloud resources like a big marketplace for a cloud services। ठीक है, मतलब कि एक बिग मार्केट प्लेस लाइक बहुत बड़ी एक सब्जी मंडी होती है ना, जैसे कि सब्जी की बहुत बड़ी सब्जी मंडी होती है जहां पर आपको हर कोई एक सब्जी मिल जाती है, वैसे ही एक मार्केट प्लेस समझो जहां पर आपको क्लाउड जो सर्विसेज है वो हर तरीके की मिल जाएगी, हर एक रीजन में मिल जाएगी। ठीक है, समझिए। इसके अंदर दो हो गए हमारे जो प्लेयर्स हैं। पहला हो गया हमारा क्लाउड प्रोवाइडर, एक हो गया हमारा कस्टमर। क्लाउड प्रोवाइडर लाइक AWS, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या करते हैं, इनके पास क्या क्या चीजें हैं, स्टोरेज है, कंप्यूटिंग पावर एंड अदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि इन सब चीजों को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं वहां पर। अब फिर होता है हमारा कस्टमर्स जो कि वहां पर आए होते हैं भाई घूमने फिरने नहीं, वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वो आते हैं और अपनी जो भी नीड है या फिर जो भी उनकी डिमांड है उसे सर्च करते हैं। ठीक है, नीड दीज रिसोर्सेज टू रन देयर एप्लीकेशन, स्टोर डेटा और परफॉर्म बीइंग हैवी प्रोसेसिंग टास्क। ठीक है, मतलब कि जो उनको नीड है उसको सर्च करते हैं और जो उन्हें प्रोवाइड, जो उन्हें लगता है कि इसमें से करा सकता है उसे वो ले लेते हैं। ठीक है, उसके प्राइस को पे करते हैं। तो देखो यहाँ पर जस्ट एज अ फार्मर्स मार्केट हैज डिफरेंट वेंडर्स विथ वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड ग्रेन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की है कि मतलब जो आपके फार्मर्स मार्केट होती है ना, जहाँ पर अलग अलग वेंडर्स होते हैं अलग अलग चीजों के साथ, लाइक कुछ वेजिटेबल्स के साथ होते हैं, कुछ फ्रूट्स और कुछ ग्रेन्स के साथ होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स आते हैं और वो क्या करते हैं कि मतलब अपनी जो रिसोर्सेज हैं, लाइक हर एक के पास अपने अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग कंप्यूटिंग पावर्स होती हैं, जिसके साथ वो आते हैं और वहां पर वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो चीजें हैं उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, उन्हें सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है। दिस क्लाउड मार्केट प्लेस हैज डिफरेंट प्रोवाइडर्स विथ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू शेयर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोवाइडर्स होंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं एक एक करके। पहले हम देखते हैं कि इसकी नीड क्या है। ठीक है, why do we need global cloud exchange? देखो, ईच क्लाउड प्रोवाइडर हैज इट्स ओन डेटा सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि हर एक जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसके पूरे दुनिया में अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं हर जगह। ठीक है, बट इवन अ लार्ज प्रोवाइडर लाइक AWS कांट बिल्ड डेटा सेंटर्स इन एवरी कंट्री और हैंडल अनलिमिटेड डिमांड ऑफ इट्स ओन। तो बेसिक सी बात ये है कि हमारा जो AWS है जो कि हमारा बहुत बड़ा प्रोवाइडर है ना, रिसोर्सेज का, वो भी हर एक कंट्री के अंदर अपने डेटा सेंटर्स नहीं बना पा रहा है, और वो भी मतलब कि अकेला किस हर एक डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मतलब ये इसका कहने का मतलब यही है कि हर कोई भी एक क्लाउड प्रोवाइडर हर यूजर की जो डिमांड है उसे फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है, sometimes customers might need extra resources in a specific area और when their demand unexpectedly goes up। ठीक है, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे यूजर्स हैं उनकी जो रिसोर्सेज की जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है वो किसी स्पेसिफिक एरिया में होती है। ठीक है, और वहां पर अगर AWS का कोई डेटा सेंटर अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पर वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, तो उसे किसी और क्लाउड प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही कभी-कभी होता है अनएक्सपेक्टली कोई भी डिमांड आपकी गोज़ अप हो जाती है, ठीक है, मतलब कि उसके बारे में आपको पहले से नहीं पता, लेकिन वो ट्रिगर हो गया इवेंट और वहां पर आपका जो आपकी जो रिसोर्सेज है उसकी नीड पड़ गई, तो आप क्या करोगे? ठीक है, समझ रहे हो? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्लाउड प्रोवाइडर ज्वाइन टुगेदर इन अ ग्लोबल एक्सचेंज। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं किसके अंदर, ग्लोबल एक्सचेंज के अंदर, जहां पर वो क्या करते हैं, दे कैन शेयर एंड ट्रेड रिसोर्सेज विथ ईच अदर। ठीक है, मतलब कि वहां पर बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स आते हैं
और उन्हें जिसको जिसकी जरूरत होती है उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं या फिर शेयर करते हैं या फिर बाय करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब हम समझेंगे कि ये जो मार्केट प्लेस है जहां पर हमारे जो जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना, वो क्या है। ये हमारी जो मार्केट प्लेस है वो है हमारी क्लाउड एक्सचेंज। ठीक है, जिसको हम CEX के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सो देखो ये क्या है। दिस इज लाइक द सेंट्रल मार्केट प्लेस और प्लेटफॉर्म वेयर क्लाउड प्रोवाइडर्स कैन बाय एंड सेल रिसोर्सेज। यहाँ पर जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर्स पब्लिश व्हाट रिसोर्सेज दे हैव अवेलेबल। यहाँ पर जैसे कि मार्केट प्लेस में वो आए, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया, लाइक प्लेटफॉर्म ही तो होता है। उन्होंने अपना एक अकाउंट बनाया, वहां पर उन्होंने शेयर कर दिया कि हमारे पास ये जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, एंड द एक्सचेंज मैच दीज विथ कस्टमर नीड्स। ठीक है, वहां पर उन्होंने अवेलेबल कर दिया कि हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, और जो हमारे कस्टमर्स होंगे या फिर जो कस्टम यूजर्स होंगे, है ना, या फिर जो और क्लाउड प्रोवाइडर्स होंगे, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, उनकी कुछ मतलब नीड होगी, वो भी वहां पर मतलब कि प्रोवाइड कराएंगे कि हमारे को ये नीड है। तो इन्होंने जो अवेलेबल कराया है और जो रिसोर्सेज की नीड है उनकी क्या होगी, आपस में मैच होगी। अगर मैच हो जाएगी तो प्रोवाइडर को पता चल जाएगा और आपस में वो ट्रेड करके जो भी रिसोर्सेज है उन्हें एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, the cloud exchange makes sure there are competitive prices and help to manage resource demand and supply efficiently। और जो हमारा क्लाउड एक्सचेंज है वो हमेशा ये इंश्योर करेगा कि हमेशा जो प्राइसेस हैं वो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहे, यानी कि अच्छे अच्छे रहे वहां पर, और रिसोर्सेज की जो डिमांड है उन्हें वो मैनेज करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर की प्लेयर्स कौन कौन होते हैं मार्केट प्लेस के अंदर। एक होता है हमारा ब्रोकर। ब्रोकर जो कि हमारे बीच में होते हैं प्रोवाइडर और कस्टमर के। दीज आर द लाइक मिडल मैन और एजेंट हु हेल्प कस्टमर फाइंड द राइट रिसोर्सेज। ठीक है, और हमारा जो प्रोवाइडर होते हैं जो कि हमारे जिनके पास ओन डेटा सेंटर्स हैं और रिसोर्सेज हैं, जो कि अवेलेबल कराएंगे मार्केट प्लेसेस के अंदर रिसोर्सेज और डेटा सेंटर्स को। ठीक है, अब हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं पे पर यूज मॉडल पर। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, की प्लेयर्स होते हैं मार्केट प्लेस के अंदर। ठीक है, और हमारे एक ऑक्शनर्स भी होते हैं जो कि ऑक्शन करते हैं, जो भी रिसोर्सेज ज्यादा डिमांड में है उसकी ऑक्शन होती है। कि मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि एक से ज्यादा लोगों को नीड है, ठीक है, तो उसकी ऑक्शन कराई जाती है और जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है वो उसे मिल जाता है। ठीक है, जो ज्यादा उसकी वैल्यू लगाता है उसे वो मिल जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। पहला होता है हमारा डिमांड कम्स इन, जो भी डिमांड है कंपनी की वो आती है, कंपनीज नीड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। फिर अगर होता है रिसोर्स मैचिंग होती है, मतलब जो ये क्लाउड एक्सचेंज के अंदर अवेलेबल है रिसोर्सेज उनके साथ उसकी मैच कराई जाती है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, द क्लाउड एक्सचेंज चेक्स द मार्केट प्लेस एंड फाइंड प्रोवाइडर विथ इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, मतलब वो वहां पे रीजन भी स्पेसिफाइड करते हैं कि हमें इस रीजन के अंदर चाहिए, तो वो भी चेक किया जाता है। फिर आता है हमारा एग्रीमेंट एंड पेमेंट। अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो हमने पहले बात करी थी इज क्रिएटेड टू गारंटी द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड पेमेंट आर अरेंज सिक्योरली। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब हमें कस्टमर हो गया, यहाँ पर हमें प्रोवाइडर मिल गया कस्टमर को, अब आपस में रिसोर्सेज भी मैच कर गए और रीजन भी मैच कर गया कि यहाँ पर उसकी सब कुछ अवेलेबल है। अब क्या होगा, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जिससे कि गारंटी रहेगी कि वो इस क्वालिटी ऑफ सर्विस को प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, और ये जो हमारा क्लाउड एक्सचेंज है वो ये भी इंश्योर करेगा ये जो पेमेंट है वो सिक्योरली हो जाए। ठीक है, अब आता है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। अब पेमेंट हो गई तो वो क्या हुआ, रिसोर्स आपके असाइन कर दिए जाएंगे कंपनी को जिसको भी नीड थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे बना के भी आ सकते हो कि पहला आया डिमांड्स कम्स इन, फिर आया आपका क्या, रिसोर्स मैचिंग, एग्रीमेंट एंड पेमेंट, एंड देन रिसोर्स एलोकेशन जिसने भी डिमांड करी थी। ठीक है, समझ गए? अब हम देखते हैं क्या, इसका हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी ले लेते हैं, मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे रियल वर्ल्ड, और बेनिफिट देख लेते हैं। पहले फ्लेक्सिबल स्केलिंग है, कभी भी आप स्केलिंग कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है और रिलायबिलिटी है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं तो रिलायबल तो है ही है, ये तो आप अपने आप भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल। देखो एक इमेजिन करो कि कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, लाइक एक्स कोई कंपनी है, हैज एन ऐप, उसका एक ऐप है, ठीक है, दैट सडनली बिकम्स पॉपुलर इन जापान। वो मतलब क्या होता है कि वो जो ऐप है ना एकदम से ना जापान के अंदर क्या हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है। लाइक जो टिकटॉक था वो हमारा क्या था, वो बाहरी कंट्री का, लाइक चाइना का था ना। तो क्या होता है कि चाइना का उसने जो चाइना ने बनाया था वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था ना। ऐसे ही
एक्स जो हमारा कंपनी का ऐप है वो हमारा जापान के अंदर क्या हो जाता है, एकदम से पॉपुलर हो जाता है, ठीक है। देयर मेन क्लाउड प्रोवाइडर ओनली हैज एन स्मॉल डेटा सेंटर इन जापान। लेकिन वो जिससे सर्विसेज लेता है क्लाउड, है ना, वो उसके जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसका जो डेटा सेंटर है जापान के अंदर वो बहुत ही छोटा है, जो कि उस सर्विस को मतलब फुलफिल नहीं कर सकता, वो जो नीड है, ठीक है। एंड कांट हैंडल द सडन डिमांड। अब देखो अब क्या होगा, through the global exchange, the provider borrows resources from the another provider that has available capacity in Japan। तो क्या होगा, जो भी आपका क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो ग्लोबल एक्सचेंज के अंदर जाएगा और वो देखेगा कि भाई किसी और क्लाउड प्रोवाइडर है, वो उसके पास ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जापान के अंदर, वो उसे क्या करेगा, वो बोरो कर लेगा या फिर उसके लिए वो पैसे दे देगा और उसे वो अवेलेबल करा देगा यूजर्स के लिए, ठीक है। और जो भी यूजर जो पैसे वो पे करेगा वो अपने हिसाब से, मतलब कि जो भी वो बताएगा वो पे कर देगा, ठीक है। कंपनीज एक्स ऐप स्टेज ऑनलाइन, और वो जो आपका ऐप है वो ऑनलाइन रहेगा, मतलब डाउन नहीं होगा। एंड देयर पे ओनली फॉर द एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे यूज, ठीक है। और उसे मतलब ज्यादा यूज भी नहीं करना, उसे ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो अपना क्लाउड प्रोवाइडर है वो तो सेम रखा और उसने कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर चेंज नहीं किया। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो यूजर है उसको कोई भी पता नहीं चलने वाला, ठीक है। यहाँ पर जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो क्या करेगा, वो बोरो करेगा रिसोर्सेज को दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से, ठीक है। चैलेंजेस टू कीप इन माइंड, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिंग। यहाँ पर क्या होगा कि मल्टीपल प्रोवाइडर्स काम कर रहे होंगे टुगेदर, तो ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना इनको। चेंजिंग प्राइजेस, मतलब कि नीड के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से जो आपके प्राइस हैं वो अप डाउन होते रहेंगे। डेटा सिक्योरिटी, लाइक आपका जो डेटा है, लाइक देखो यहाँ पर आपकी जो कंपनी है वो आपने मतलब जिस पे भरोसा था आपको आपको पता था कि ये ऐसा नहीं कुछ होगा, तो मतलब उसने आपने उसको डेटा शेयर कर रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी के साथ कोलैब करके या फिर मतलब बोरो करके जो डेटा ले रही है या फिर सर्विस आपको प्रोवाइड करा रही है उसके पास भी आपका डेटा जा रहा है, तो डेटा सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये था हमारा क्या, ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज अच्छे से पढ़ना, मैंने आप जितना हो सकता था उतना कंटेंट आपको बता दिया, ठीक है। सो आई होप आपने पूरी यूनिट आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मतलब पूरी यूनिट नहीं, पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए प्लीज सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। और आप यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अभी तक आपने क्लाउड कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे चेकआउट करो, और भी सब्जेक्ट्स हम करा रहे हैं उन्हें भी पढ़ो। और आप कमेंट करके जा सकते हो कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, है ना। थैंक यू सो मच और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर, बाय बाय।